हमारी इस विशेष गहन चर्चा में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं ना, वो हम सबकी जिंदगी से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वे भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आधिकारिक दस्तावेज हैं। उनका भारी भरकम डेटा है और शोध है। अब मुझे पता है कि आर्थिक समीक्षा का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही उबाऊ और किताबों वाली बात होने वाली है। हाँ, अक्सर लोगों को ऐसे ही लगता है। लेकिन हमारा मिशन एकदम साफ है। हम सूचनाओं के उस भारी बोझ और जटिल शब्दों से बचते हुए सीधे उन मजेदार और चौंकाने वाली जानकारियों तक पहुंचेंगे जो ये तय करती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी और आपकी नौकरियां और हमारे शहर भविष्य में कैसे काम करेंगे। सही कहा। और ये चर्चा वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जब आप इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये सिर्फ आंकड़ों का जंगल नहीं लगता, बल्कि ये एक कहानी है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के अध्याय 9 का संक्षेप में जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाँ, अध्याय 9 इस पूरी नींव को समझने के लिए अहम है। बिल्कुल। ये अध्याय हमारे बुनियादी ढांचे और टेलीकॉम, खासकर 5G, 6G और भारत नेट जैसे विषयों पर बात करता है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में अच्छी इंटरनेट स्पीड और मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। जी, उसके बिना तो आजकल कुछ संभव ही नहीं है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस रीढ़ या फाउंडेशन से थोड़ा ऊपर उठेंगे। हम ये देखेंगे कि इस शानदार डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे के ऊपर असल में अर्थव्यवस्था की कैसी इमारत खड़ी हो रही है। और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, और इसके लिए हम समीक्षा के अन्य बहुत ही रोचक हिस्सों जैसे अध्याय 7, 12, 14, 15 और 16 के सबसे दिलचस्प तथ्यों को खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का असली इंजन सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र है। क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो सर्विस सेक्टर हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड या जिसे शॉर्ट में GVA कहते हैं, उसमें 50% से ज्यादा का योगदान दे रहा है। एक सेकंड रुकिए, ये GVA क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, क्योंकि GDP तो फिर भी सबने सुना होता है, लेकिन ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक किसान 100 रुपए का टमाटर उगाता है। ठीक है। एक फैक्ट्री उस टमाटर को खरीद कर उससे केचप बनाती है और उसे 200 रुपए में बेचती है। अब अगर हम सीधे देखें तो लगेगा कि टोटल वैल्यू 300 रुपए हो गई। हाँ, गणित तो यही कहता है। गणित यही है, लेकिन असल में उस फैक्ट्री ने 100 रुपए के टमाटर में अपनी तरफ से सिर्फ 100 रुपए की वैल्यू जोड़ी है, यानी ऐड की। इसी तरह देश में हर सेक्टर जो नई वैल्यू जोड़ता है, उन सबका जोड़ GVA कहलाता है। अच्छा, अब समझे। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में इस नई वैल्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर से आ रहा है। अच्छा, तो मतलब खेती और फैक्ट्रियों से ज्यादा पैसा हम सेवाएं देकर कमा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या दुनिया के बाकी देश भी ऐसे ही अमीर बने हैं? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय इतिहास देखें, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर चीन, इन सब ने एक ही रास्ता अपनाया है। कौन सा रास्ता? पहले वे खेती से बाहर निकले, फिर उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, मैन्युफैक्चरिंग की, और जब उनके देश के लोगों की आय काफी बढ़ गई तब वे सर्विस सेक्टर की तरफ गए। एक सीढ़ी की तरह। बिल्कुल। लेकिन भारत ने क्या किया? हमने बहुत ही कम आय के स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग वाले उस लंबे दौर को लगभग बाईपास कर दिया और सीधे सर्विस लेड ग्रोथ यानी सेवा आधारित विकास की तरफ छलांग लगा दी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब हमने वो बीच वाली सीढ़ी छोड़ दी और सीधे ऊपर पहुंच गए। हाँ, एक तरह से आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले IT कंपनियां या कॉल सेंटर आते हैं। क्या हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी पर टिकी है? पहले ऐसा ही था, लेकिन अब तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। इस बार की आर्थिक समीक्षा में एक बहुत ही नया और रोचक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी? इसका संतरों की खेती से कोई लेना देना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब उस अर्थव्यवस्था से है जो रचनात्मकता, कला, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर चलती है। अच्छा। और इसी के अंदर एक और हिस्सा आता है जिसे कॉन्सर्ट इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कॉन्सर्ट इकोनॉमी का मतलब वही है जो मैं सोच रही हूँ। जैसे अभी कुछ समय पहले दिलजीत दोसांझ या कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट के लिए मारा मारी मची थी। बिल्कुल वही।
लोग ऐसे टूट पड़े थे जैसे कोई खजाना बन रहा हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम अक्सर लाइव संगीत या कॉन्सर्ट को सिर्फ कुछ घंटों का मनोरंजन मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र की नजर से देखें तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। वो कैसे? जब किसी शहर में कोई बड़ा लाइव कॉन्सर्ट होता है तो वो सिर्फ टिकट बिक्री तक सीमित नहीं रहता। हाँ, मैंने खुद देखा है। जिस दिन कॉन्सर्ट होता है उस शहर के होटलों के दाम आसमान छूने लगते हैं। बिल्कुल, होटल भर जाते हैं, फ्लाइट और ट्रेनों की टिकटें महंगी हो जाती हैं, शहर के कैब ड्राइवर्स को दिन भर की बुकिंग मिल जाती है, जो स्थानीय रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बिक्री दोगुनी हो जाती है। एक पूरा चेन रिएक्शन है। सही कहा। स्टेज बनाने वालों से लेकर साउंड इंजीनियर और सिक्योरिटी गार्ड तक हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। समीक्षा के मुताबिक ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन टूरिज्म यानी कम समय के पर्यटन का एक बहुत बड़ा बूस्टर है। क्या बात है। युवाओं और रचनात्मक पेशेवरों के लिए ये ढेरों नौकरियां पैदा कर रहा है। वाह, मतलब अगली बार जब मैं किसी कॉन्सर्ट का महंगा टिकट खरीदूं तो मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली दे सकती हूँ कि मैं ऑरेंज इकोनॉमी में अपना योगदान दे रही हूँ। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा सोच सकती हैं। लेकिन चलिए सर्विस सेक्टर से ही जुड़ी एक और चीज पर आते हैं जिसने सबको डरा रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हर जगह यही चर्चा है कि एआई आएगा और हमारी सारी नौकरियां खा जाएगा। ये डर बहुत आम है। क्या समीक्षा में इस डर के बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, और जो डेटा सामने आया है वो हमारे आम डरों को बिल्कुल गलत साबित करता है। समीक्षा में प्रोफेशनल, बिजनेस और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसे पीबीआईएस सेक्टर कहते हैं, उसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। अच्छा। और इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने एक खास तरीका अपनाया है जिसे डिफरेंस इन डिफरेंस या डीआईडी विश्लेषण कहते हैं। ये डिफरेंस इन डिफरेंस सुनने में बहुत ही भारी भरकम सा लग रहा है, ये क्या होता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो छात्र हैं, ए और बी। दोनों के नंबर लगभग एक जैसे आते हैं। ठीक है। फिर हम छात्र ए को एक खास ट्यूशन टीचर दे देते हैं जो यहाँ एआई है, और छात्र बी बिना ट्यूशन के ही पढ़ता है। कुछ समय बाद हम दोनों के नंबरों में जो बदलाव आया है उसकी तुलना करते हैं। यही डीआईडी है। समझ गई। तो जब विशेषज्ञों ने उन सेवाओं की तुलना की जहां एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ बनाम उन सेवाओं के जहां एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। क्या नतीजे निकले? क्या एआई वाली नौकरियां सच में खत्म हो गईं? बिल्कुल उल्टा। डेटा बताता है कि एआई को अपनाने के बाद उन एआई सघन सेवाओं के निर्यात में लगभग 39.5% की भारी वृद्धि हुई है। क्या? लगभग 40% की वृद्धि? ये कैसे मुमकिन है? अगर एआई काम कर रहा है तो इंसानों की जरूरत तो कम होनी चाहिए ना? इसे ऐसे समझिए कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि वो काम की प्रकृति को बदल रहा है। मतलब काम करने का तरीका बदल रहा है? हाँ, जो काम डेटा खोजने या क्लर्क वाला था, जैसे सैकड़ों फाइलों में से कोई जानकारी निकालना, वो काम अब एआई पलक झपकते ही कर देता है। तो फिर इंसान क्या करेगा? इंसान वो करेगा जो एआई नहीं कर सकता। उस निकाले गए डेटा को देखकर सही सवाल पूछना, उस डेटा का संदर्भ समझना और सही जजमेंट या फैसला लेना। एआई एक बहुत ही ताकतवर और तेज चलने वाले जहाज की तरह है, लेकिन अगर उस जहाज को चलाने के लिए कोई ज्ञानी कप्तान नहीं होगा जिसे ये पता हो कि जाना कहाँ है, तो वो जहाज किसी काम का नहीं है। बहुत खूब। इसलिए भविष्य में डोमेन नॉलेज यानी किसी भी विषय की गहरी समझ और मानवीय अनुभव की मांग और ज्यादा बढ़ेगी। ये तो बहुत ही राहत देने वाली बात है। मतलब हमें एआई से डरने के बजाय उसका कप्तान बनना सीखना होगा। बिल्कुल सही। चलिए अब इन कॉर्पोरेट ऑफिस और कॉन्सर्ट्स की दुनिया से बाहर निकलते हैं। मुझे ये बताइए कि इस पूरी अर्थव्यवस्था को असल में जमीन पर कौन चला रहा है? जो आम लोग हैं, मजदूर हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सरकार ने ई श्रम नाम का कोई पोर्टल बनाया है। इसका क्या असर हुआ है? ई श्रम पोर्टल भारत के श्रम बाजार में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। आज की तारीख में इस पोर्टल पर 31 करोड़ से भी ज्यादा असंगठित क्षेत्र के कामगार जुड़ चुके हैं। 31 करोड़? ये तो लगभग अमेरिका की पूरी आबादी के बराबर है। बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि इन 31 करोड़ कामगारों में से 54% महिलाएं हैं। ये वाकई कमाल का आंकड़ा है। लेकिन इस पोर्टल पर सिर्फ नाम दर्ज कराने से इन मजदूरों को असल में क्या फायदा मिलता है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या यूएएन मिलता है,
जो सीधे उनके आधार कार्ड से जुड़ा होता है। अच्छा। आप इसे एक तरह का पासपोर्ट मान सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर बिहार का कोई मजदूर काम के लिए महाराष्ट्र जाता था तो वो सिस्टम की नजर में गायब हो जाता था। हाँ, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। बिल्कुल, उसे किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब इस यूएएन की वजह से वो मजदूर देश के किसी भी कोने में जाए, उसकी पहचान उसके साथ चलती है और उसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलता रहता है। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। जी हाँ। लेकिन अगर हम आज के समय के मजदूरों की बात करें तो मेरे दिमाग में एक और तस्वीर आती है। हम सब रोज अपने फोन पर डिलीवरी एप्स या कैब बुक करने वाले एप्स का इस्तेमाल करते हैं। फोन पर एक क्लिक किया और 10 मिनट में गर्म खाना घर पर या 5 मिनट में कैब नीचे खड़ी होती है। इन गिग वर्कर्स के बारे में समीक्षा क्या कहती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी का विस्तार बहुत बड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 120 लाख यानी 1.2 करोड़ को पार कर गई है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो क्या इन 120 लाख लोगों की जिंदगी उतनी ही आसान है जितनी आसानी से हम ऐप पर क्लिक कर देते हैं? काश ऐसा होता, लेकिन हकीकत कुछ और है। इन गिग वर्कर्स के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और समीक्षा में एक बहुत ही बड़ी चुनौती की पहचान की गई है जिसे थिन फाइल क्रेडिट कहा गया है। थिन फाइल क्रेडिट, ये क्या बला है? क्या बैंक वाकई लोन देने से पहले इनकी फाइलों का वजन करते हैं कि फाइल पतली है या मोटी? नहीं, इसका कागज की मोटाई से कोई लेना देना नहीं है। थिन फाइल एक आर्थिक शब्द है। अच्छा। जब आप या मैं बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट स्कोर देखता है, हमारी पिछली सैलरी स्लिप्स देखता है। ये हमारा आर्थिक रिपोर्ट कार्ड होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इन गिग वर्कर्स के पास ऐसा कोई नियमित रिकॉर्ड नहीं होता। उनकी आय हर दिन बदलती है। सिस्टम की नजर में उनका कोई आर्थिक इतिहास नहीं होता। इसे ही थिन फाइल कहते हैं। ओहो, मतलब रिपोर्ट कार्ड में कुछ लिखा ही नहीं है। बिल्कुल, और इस वजह से कोई भी पारंपरिक बैंक इन्हें आसानी से लोन नहीं देता। ओह, तो इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर क्या पड़ता है? सोचिए, एक डिलीवरी पार्टनर को अपना काम करने के लिए एक अच्छी बाइक की जरूरत है, लेकिन लोन न मिलने के कारण वो बाइक नहीं खरीद पाता। उसे पुरानी खस्ता हाल गाड़ी या किराए की गाड़ी पर काम करना पड़ता है। उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसी में चला जाता है। ये तो बहुत ही गलत है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब जो ऐप उन्हें चला रहा है? हाँ, इन वर्कर्स का कोई इंसानी बॉस नहीं होता। कौन सा काम किसे मिलेगा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है और किसको कितने पैसे मिलेंगे, ये सब ऐप के पीछे बैठा एक कंप्यूटर कोड या एल्गोरिदम तय करता है। बाप रे। और कई बार ये बहुत ही निर्दयी होता है। ये तो सच में डरावना है। मतलब आप एक मशीन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी थकती नहीं है। बिल्कुल, इसी वजह से इन वर्कर्स में भारी अनिश्चितता और थकान यानी बर्नआउट देखा जा रहा है। इसलिए समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि गिग वर्क सिर्फ किसी की मजबूरी ना हो, बल्कि वो एक सम्मानजनक और वास्तविक करियर विकल्प बन सके। ये सोचने वाली बात है। जिन सुविधाओं को हम इतना आसान समझते हैं, उनकी पृष्ठभूमि में ये पूरा वर्कफोर्स कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है। सही कहा आपने। अच्छा, अब बात करते हैं उन जगहों की जहां ये सब घटित होता है। ये कॉन्सर्ट, ये गिग वर्कर, ये सब कहाँ हो रहा है? हमारे शहरों में। हाँ, हमारे शहर। तो आइए शहरों के हालात पे नजर डालते हैं। हम अक्सर शहरों को सिर्फ वो जगह मानते जहां हम रहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। शहर सिर्फ हैबिटेड या रहने की जगह नहीं है। तो फिर क्या है? अर्थशास्त्र की भाषा में शहर अपने आप में एक आर्थिक बुनियादी ढांचा यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा। जब बहुत सारे लोग, अलग अलग टैलेंट और कंपनियां एक छोटी जगह पर एक साथ आते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है। इसी निकटता से उत्पादकता बढ़ती है और नए नए इनोवेशंस होते हैं। लेकिन अगर शहर इतने ही अच्छे हैं तो हमारे भारत के शहर हमेशा अस्त व्यस्त, ट्रैफिक से जाम और इतने महंगे क्यों लगते हैं? एक आम आदमी के लिए शहर में एक छोटा सा घर खरीदना भी अब सपने जैसा हो गया है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन समीक्षा में एक बहुत ही अहम और तकनीकी समस्या की तरफ इशारा किया गया है, लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लो FSI। इसे फ्लोर एरिया रेशियो या FAR भी कहते हैं। अब ये FSI क्या है? क्या इसे भी किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपने शहर में 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा। ठीक है।
अब अगर वहां का FSI 1 है, तो इसका मतलब है कि आप उस प्लॉट पर कुल मिलाकर सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट का ही निर्माण कर सकते हैं, चाहे आप उसे एक ही मंजिल में बनाएं या आधी आधी 2 मंजिलें बनाएं। अच्छा, और अगर FSI 4 हो तो आप 4000 स्क्वायर फीट बना सकती हैं, यानी आप बिल्डिंग को 4 या 5 मंजिल ऊपर तक ले जा सकती हैं। समस्या ये है कि भारत के ज्यादातर शहरों में ये FSI बहुत कम रखा गया है। नियमों के कारण शहरों को वर्टिकली यानी ऊपर बढ़ने की इजाजत नहीं होती। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब लोग बढ़ रहे हैं और बिल्डिंग ऊपर नहीं जा सकती, तो शहर आसपास के इलाकों में दूर दूर तक फैलने लगते हैं। हाँ, शहर बहुत फैल जाते हैं। इससे शहरों के मुख्य इलाकों में जमीन की एक कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी पैदा हो जाती है। जमीन इतनी महंगी हो जाती है कि वो डेड कैपिटल या मृत पूंजी बन जाती है, और जब शहर दूर तक फैलता है तो सरकार को वहां तक पानी की पाइपलाइन, बिजली के तार और सड़कें ले जानी पड़ती हैं, जो कि बहुत महंगा और मुश्किल काम है। तो मतलब हम अपने ही बनाए नियमों के कारण अपने शहरों को महंगा और दूर तक फैला हुआ बना रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब शहर इस तरह से फैलते हैं और महंगे होते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं मजदूरों और गिग वर्कर्स का होता है जिनकी हमने अभी बात की थी। बिल्कुल सही। और इस बात को साबित करने के लिए समीक्षा में एक बहुत ही आंखें खोलने वाला उदाहरण दिया गया है। 2025 के मध्य में हरियाणा के गुरुग्राम में हुई एक घटना का जिक्र है। गुरुग्राम में? वहाँ क्या हुआ था? वहाँ किसी डर और अनिश्चितता के माहौल के चलते जो असंगठित कामगार थे, जैसे सफाई कर्मचारी, कचरा उठाने वाले और घरों में काम करने वाली मेड्स, वे रातों रात शहर छोड़कर पलायन कर गए। और उसका क्या असर हुआ? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि ये लोग तो बस किनारे का हिस्सा है। असर ये हुआ कि पूरा गुरुग्राम शहर चरमरा गया। कचरा उठना बंद हो गया। बड़ी बड़ी आलीशान गेटेड कम्युनिटीज के बाहर गंदगी के पहाड़ लग गए। घरों के कामकाज ठप पड़ गए और लोगों की जिंदगी रुक सी गई। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे किसी मशीन के छोटे से पुर्जे को निकाल दिया और पूरी मशीन ही बंद हो गई। एकदम सटीक। उस वाकये ने यह साबित कर दिया कि जिन्हें हम अदृश्य या अनौपचारिक मानते हैं, असल में वही हमारे शहरों की असली रीढ़ हैं। उनके बिना हमारे स्मार्ट शहर एक दिन भी नहीं चल सकते। तो फिर इसका समाधान क्या है? हम शहरों को बेहतर कैसे बनाएं? एक तो हमें ये मानना होगा कि अनौपचारिक बस्तियों को सिर्फ हटाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना होगा। इसके अलावा शहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक और यातायात की समस्या सुलझानी होगी। ट्रैफिक का नाम लेते ही तो पसीना आ जाता है। हर कोई अपनी कार लेकर सड़क पर है। इसी को सुलझाने के लिए समीक्षा में लंदन के कंजेशन चार्ज का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कंजेशन चार्ज मतलब जाम लगाने का पैसा? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लंदन की सड़कें बहुत पुरानी और संकरी थीं और उन्हें चौड़ा करना मुमकिन नहीं था। हाँ। तो वहां की सरकार ने डिमांड को ही कम करने का फैसला किया। उन्होंने नियम बनाया कि अगर आप शहर के मुख्य हिस्से में अपनी निजी कार लेकर आएंगे तो आपको एक चार्ज या जुर्माना देना होगा। शुरुआत में ये करीब 5 पाउंड था। लोग तो भड़क गए होंगे, कोई अपनी कार ले जाने के पैसे क्यों देगा? शुरुआत में विरोध हुआ था, लेकिन सरकार ने एक बहुत ही अक्लमंदी का काम किया। क्या किया? इस चार्ज से जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उसे कानूनी रूप से एक अलग फंड में डाल दिया और तय किया कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बसों और अंडरग्राउंड ट्रेनों को बेहतर बनाने में खर्च होगा। ओह, तो लोगों को असल में फायदा दिखने लगा। बिल्कुल। जब लोगों ने देखा कि उनके द्वारा दिए गए पैसे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना शानदार हो गया है कि कार ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उन्होंने इस नीति का समर्थन करना शुरू कर दिया। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? हमारे पास लंदन जैसी नीतियां हो सकती हैं, शानदार बुनियादी ढांचा हो सकता है, लेकिन फिर भी जब मैं भारत की सड़कों पर निकलती हूँ तो सब कुछ अस्त व्यस्त क्यों लगता है? हर कोई नियम क्यों तोड़ रहा होता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ये सवाल हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और मनोवैज्ञानिक हिस्से की तरफ ले जाता है। बुनियादी ढांचा सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता, एक सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। अच्छा। समीक्षा के अध्याय 15 और 16 में इंडिया टुडे के एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे का जिक्र है, जिसे उन्होंने ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर का नाम दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर, ये तो जीडीपी की तर्ज पर बना शब्द लगता है। मैंने कहीं द अगली इंडियन के बारे में भी पढ़ा है। ये वही मानसिकता है ना, जहाँ एक इंसान अपने घर के अंदर तो फर्श को शीशे की तरह चमका कर रखता है, लेकिन जैसे ही कचरा घर से बाहर फेंकना हो तो वो सड़क पर या पड़ोसी के दरवाजे के सामने फेंक देता है। हाँ, बिल्कुल वही।
क्या ये हमारी संस्कृति में ही कोई खोट है? नहीं, ये कोई सांस्कृतिक खोट नहीं है। सर्वे और समीक्षा बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये सामाजिक अनुबंध की कमजोरी है। वो कैसे? जब एक आम नागरिक देखता है कि नियम स्पष्ट नहीं है, जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं जैसे कूड़ेदान या सड़कें वे अनिश्चित हैं और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर कोई पक्का जुर्माना नहीं लगता, तो वो अपनी सुविधा को अपने नागरिक कर्तव्य से ऊपर रखने लगता है। मतलब इंसान सोचता है कि जब कोई और नियम नहीं मान रहा, सब कचरा फेंक रहे हैं, तो मैं ही क्यों शरीफ बनूं? बिल्कुल, अंग्रेजी में एक कहावत है, निग्लेक्ट ब्रीड्स निग्लेक्ट, यानी उपेक्षा से उपेक्षा ही जन्म लेती है। अगर आसपास गंदगी है तो इंसान वहाँ और गंदगी फैलाएगा। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। लेकिन इसमें एक और अजीब बात है। आप दिल्ली मेट्रो का उदाहरण लीजिए। हाँ, वो ही इंसान जो सड़क पर अपनी गाड़ी चलाते हुए पान थूकता है, लाल बत्ती तोड़ता है, जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन के अंदर कदम रखता है, वो एकदम शरीफ नागरिक बन जाता है। सही बात है। वो पीली लाइन के पीछे खड़ा होता है, एस्केलेटर पर बाईं तरफ खड़ा होता है, कोई कचरा नहीं फेंकता। ऐसा चमत्कार कैसे हो जाता है? इसी चमत्कार को अर्थशास्त्री कंटेक्सचुअल कंप्लायंस कहते हैं। मतलब माहौल के हिसाब से नियमों का पालन करना। इंसान वही है, लेकिन मेट्रो का माहौल अलग है। माहौल अलग है मतलब मेट्रो स्टेशन के अंदर नियम एकदम साफ हैं, हर तरफ कैमरे लगे हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, यानी निगरानी पक्की है। हाँ, ये तो है। और अगर आप नियम तोड़ेंगे तो तुरंत जुर्माना लगेगा, इस बात का पक्का भरोसा है। इसके अलावा मेट्रो की सर्विस बहुत भरोसेमंद है। इंसान को पता है कि अगर वो नियम मानेगा तो उसे एक साफ सुथरी और समय पर चलने वाली ट्रेन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि गलती सिर्फ आम आदमी की नहीं है, बल्कि सिस्टम की भी है। बिल्कुल, इसीलिए समीक्षा में कहा गया है कि इसका सबसे बड़ा समाधान राज्य की क्षमता या स्टेट कैपेसिटी को बढ़ाना और अनावश्यक नियमों को कम करना, यानी डीरेगुलेशन है। इसे थोड़ा और खोलें। इसका मतलब है कि हमारे पास हजार उलझे हुए नियम नहीं होने चाहिए। नियम कम हो, एकदम स्पष्ट हो और उनका पालन पूरी सख्ती और बिना किसी भेदभाव के हो। चाहे कोई भी हो। जी, चाहे कोई गरीब हो या किसी बड़े नेता के रिश्तेदार, नियम तोड़ने पर सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। जब लोगों को ये भरोसा होता है कि सिस्टम निष्पक्ष है और सार्वजनिक सेवाएं अच्छी हैं, तो वे खुद ब खुद नियमों का पालन करने लगते हैं। बहुत खूब। इसके लिए हमारे शहरों की स्थानीय सरकारों को ज्यादा ताकत और आजादी देनी होगी, ताकि वे नागरिकों के साथ मिलकर एक मजबूत सामाजिक अनुबंध बना सकें। वाह, आज की इस चर्चा में हमने वाकई कई अहम पहलुओं को छुआ है। जी बिल्कुल। हमने शुरुआत की इस बात से कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था खेती या फैक्ट्रियों के बजाय सीधे सर्विस सेक्टर और कॉन्सर्ट जैसी ऑरेंज इकोनॉमी से उड़ान भर रही है। हमने जाना कि एआई हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल है जिसके लिए हमें बेहतर कप्तान बनना होगा। और साथ ही हमने ई श्रम पोर्टल के डेटा और उन लाखों गिग वर्कर्स की जिंदगी को समझा जो फोन के एक क्लिक पर हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं, लेकिन खुद थिन फाइल क्रेडिट जैसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। और अंत में हमने देखा कि कैसे हमारे शहर डेड कैपिटल और कम एफएसआई की वजह से फैल रहे हैं और कैसे एक मजबूत सामाजिक अनुबंध और दिल्ली मेट्रो जैसा साफ सिस्टम ही हमारे सार्वजनिक व्यवहार को सुधार सकता है। ये वाकई एक आंखें खोलने वाला सफर था। निश्चित रूप से जब हम इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं, तभी हमें समझ आता है कि भविष्य का भारत कैसा दिखेगा। बिल्कुल सही। अब चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर आप अपने खाली समय में सोच सकें। जरा कल्पना कीजिए, अगर आने वाले समय में जैसा हमने चर्चा की, एआई हमारे सभी संज्ञानात्मक, तार्किक और डेटा वाला काम पूरी तरह से संभाल लेता है। हाँ। और दूसरी तरफ हमारे स्मार्ट शहरों का बुनियादी ढांचा, ट्रैफिक लाइटें, कचरा प्रबंधन, सब कुछ पूरी तरह से मशीनों और एल्गोरिदम के हवाले हो जाता है। तो ऐसी पूरी तरह से ऑटोमेटेड और मशीन संचालित दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे महंगी चीज क्या रह जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या वो केवल मानवीय सहानुभूति या ह्यूमन एम्पैथी और एक इंसान का दूसरे इंसान से आपसी जुड़ाव नहीं होगा? एक ऐसा मानवीय स्पर्श, एक ऐसी भावना जिसे दुनिया का कोई भी बेहतरीन एआई एल्गोरिदम और कोई भी महान शहर का आर्किटेक्ट कभी भी कोड नहीं कर सकता। तो बहुत गहरा विचार है ये। इस पर जरूर सोचिएगा। इस रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।